हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, पहली बात यह है कि आप सब ने मेरे इस वाले वीडियो पे जो प्यार दिखाया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो था और पहले ही वीडियो में 10,000 व्यूज़ मिल जाएंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस सपोर्ट के लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आपको इलोन मस्क के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो एक बार ज़रूर से देखिएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच एक बिल्कुल ही अनबायस्ड कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ बातें पहले जान लेना चाहिए। जैसे दोस्तों, भारत और चाइना ये दोनों ही देश आज के समय में ग्लोबल पावर्स हैं। अब बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर मिलिट्री पावर की, इन दोनों ही मामलों में ये दोनों ही देश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज हम इन दोनों देशों में कौन ज़्यादा बेहतर है इसके बारे में 3 पॉइंट्स में बात करेंगे। पहले पॉइंट में रूलिंग सिस्टम, दूसरे पॉइंट में इकोनॉमिक ग्रोथ और तीसरे पॉइंट में मिलिट्री पावर के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आप लोग थर्ड वाला पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले पॉइंट में बात कर लेते हैं इन दोनों देशों के रूलिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, भारत और चाइना के रूलिंग सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां भारत एक पूरी तरह डेमोक्रेटिक नेशन है, वहीं चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का शासन चलता है। दोस्तों, भारत की तरह चाइना में इलेक्शन नहीं हुआ करते, और अगर इलेक्शन होता भी है तो उसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है, और चाइना के प्रेसिडेंट बस खुद को वोट करके उस एक वोट से ही इलेक्शन जीत जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारत में गवर्नमेंट या किसी के भी खिलाफ खुलकर बोलने की आज़ादी है, वही चाइना के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं है। उन्होंने तो इनके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ी होंगी। अब दोस्तों, जो कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का शासन चलता है, इसलिए चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहते हैं। लेकिन भारत के साथ चाइना के ख़राब रिश्ते होने का कारण कुछ और ही है, और वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट की साम्राज्यवादी नीति। दोस्तों, चाइना की इन साम्राज्यवादी नीतियों के टॉपिक पे हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, भारत और चाइना ये दोनों ही देश लगभग एक ही समय पे आज़ाद हुए। जहां भारत को आज़ादी 1947 में, वहीं चाइना को आज़ादी 1949 में मिली। और आज़ादी के बाद से ही ये दोनों ही देशों की इकोनॉमिक कंडीशन लगभग सेम ही हुआ करते थे। ये दोनों ही देश एक लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझते रहे। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना भारत से इकोनॉमी के मामले में इतना आगे निकल गया। असल में दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1978 से, जब चाइना ने अपने देश का दरवाज़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया और चाइना के जो गरीब लोग थे उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स में ट्रेन करना शुरू कर दिया। और जबकि चाइना ने ये काम बहुत लार्ज स्केल पे किया था, इसीलिए फॉरेन कंपनीज़ को वहाँ पे बहुत सस्ते में काम करने वाले लेबर्स मिल गए। और इसे देखकर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी प्रोसेस के ज़रिए चाइना ने अपने 80 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से निकाला। और जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का विरोध करने वाला चाइना में कोई अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये काम करने में बहुत आसानी हुई। और दोस्तों, जहाँ तक हमारे भारत की बात है, तो भारत की इकोनॉमी भी आज के समय पे बहुत अच्छे पोजीशन पर है, और धीरे धीरे हमारे भारत के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी बदलाव किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में भारत भी चाइना की बराबरी कर पाएगा। हालांकि दोस्तों, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव भारत में बहुत पहले ही लाने चाहिए थे। अगर भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव 10 साल पहले ही लिया होता तो आज के टाइम पे भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए तो सही। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को अभी एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप शायद भूल सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है मिलिट्री रिफॉर्म्स। दोस्तों, भले ही चाइना एक इकोनॉमिक पावर हो और दुनिया के कई देशों को अपने पैसों के दम पर अपनी तरफ कर रखा हो, लेकिन रियलिटी में चाइना एक मिलिट्री पावर नहीं है। दोस्तों, चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री पावर को कुछ इस तरह से शो करता है जिससे दुनिया को ये लगे कि चाइना के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, चाइना की जो मिलिट्री है वो एक्चुअल में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को सर्व करती है, ना कि अपने देश और अपने लोगों को। और वही अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत की मिलिट्री पूरी तरह अपने देश को सर्व करती है। और भले ही भारत की इकोनॉमी चाइना जितनी बड़ी ना हो,
लेकिन भारत की मिलिट्री चाइनीज़ मिलिट्री से कई ज़्यादा वॉर एक्सपीरियंस और कॉम्बैट स्किल्स से लैस है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन मिलिट्री जो है वो रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी ग्रुप से लड़ती रहती है और भारत की मिलिट्री 1947 के बाद से 6 जंगें भी लड़ चुकी है और उनमें से 5 जंग जीत चुकी है, तो वही एक जंग में हार का सामना करना पड़ा। और वही चाइनीज़ मिलिट्री 1949 के बाद से सिर्फ 3 ही जंग लड़ी है और उनमें से 2 जंग हार चुकी है। और दोस्तों चाइना के एक आर्मी जनरल ने खुद ये बात कही है कि चाइना की आर्मी में बिल्कुल भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वह आर्मी जनरल खुद ही अपने कार्यकाल के दौरान एक भी जंग में शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि चाइना पिछले 40 साल से कोई जंग लड़ी ही नहीं। तो दोस्तों आखिर में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में भले ही चाइना भारत से बहुत आगे हो, लेकिन आज के टाइम पे मिलिट्री पावर और रूलिंग सिस्टम में भारत चाइना से बहुत आगे है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।